Chapter 31. राहा, शुभांश की लिटिल फैन गर्ल। राहा की खिलखिलाहट इतनी प्यारी थी कि शुभांश के मेंशन की सारे नौकरों से लेकर बटलर तक अपना अपना काम छोड़कर शुभांश और राहा की इतनी हार्टवार्मिंग मोमेंट्स देखकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। अब आगे कियान रुक्षित से बात ही कर रहा था कि उसे राहा की खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर कियान के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और राहा के पास जाने लगा। जैसे ही वो शुभांश के पास पहुंचा, राहा और शुभांश की बात सुनकर वो फ्रीज हो गया। जहां शुभांश राहा को बता रहा था कि शुभांश ने उसकी बड़ी बहन सुहानी चाहत को ढूंढ लिया है और वो अभी उसी के बर्थडे पार्टी अटेंड करने निकल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चाहत सुहानी के साथ रूप रोहानी और रिधिमा पृथ्विका भी उसके साथ ही रह रही हैं। जब कियान ने सुना कि रिधिमा का पता चल चुका है, उसके अंदर एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई, जबकि कियान को अभी इस खुशी की वजह ही समझ नहीं आ रहा था। इस तरह का खुशी तो कियान को तब भी महसूस नहीं हुआ जब वो कियान नहीं, द प्लेबॉय कार्तिक हुआ करता था और लड़कियों के साथ फ्लर्टी हुआ करता था। लेकिन तब भी उसका फ्लर्टी बिहेवियर सिर्फ बातों तक ही सीमित रहता था। भले ही वो उन लड़कियों से चाहे कितनी भी फ्लर्टी बातें क्यों न कर ले, लेकिन उसने कभी उन लड़कियों को चीप किस तक नहीं किया था। साथ ही उसका फ्लर्ट करना बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता था और ना ही उसके फ्लर्ट से लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील होता था। कियान का एक सिंपल सा स्वीट टॉक भी लड़कियों को अपने अंदर बटरफ्लाइज महसूस करवाने के लिए काफी था। कार्तिक भले ही तब उन लड़कियों से फ्लर्ट किया करता था, लेकिन कार्तिक को उस वक्त उन लड़कियों के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हुआ, जैसा अभी उसको सिर्फ रिधिमा के नाम सुनकर ही महसूस हो रहा था। कियान अपनी सोच में ही गुम था कि उसे अपने ऊपर शुभांश की घूरती हुई नजरों का एहसास हुआ। कियान ने देखा तो शुभांश उसे ही घूर रहा था, जिससे कियान सकपका गया और बोला, सुपर बॉस, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। शुभांश बोला, हम वो सब बाद में, तुम अभी मेरे साथ चलो, रॉबिट को वापस लाना है। इतना सुनते ही राहा की आंखें चमक गईं और वो एक्साइटेड होकर बोली, सच्ची बॉयफ्रेंड, क्या सच में आप बड़ी बेबी को वापस लाने वाले हैं? शुभांश ने कहा, हाँ, लेकिन मैं और तुम्हारे पॉप्सी ही वहां जाएंगे, आप डोरेमी के साथ यहीं रुकोगे। राहा अपनी मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहने वाली आप दोनों को छोड़कर। शुभांश ने राहा की सिर को चूमा और कहा, डोंट बी स्टबन लिटिल गर्लफ्रेंड, जस्ट स्टे हियर एंड वेट फॉर मी, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। शुभांश के आवाज में अभी बहुत सीरियसनेस झलक रहा था, जिसको महसूस करके राहा एक ओबीडियंट बच्ची की तरह हाँ में सर हिला दी। उधर कियान राहा को इतनी ओबीडियंटली बिहेव करते हुए देखकर राहा को देखते हुए मन में कहा, लिटिल एंजल, जब आप पॉप्सी के पास होती थी तब तो आप मेरी एक भी बात बहुत मुश्किल से मानती थी। आपको भरपेट खाना खिलाने के लिए भी मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, और यहाँ सुपर बॉस ने थोड़े स्ट्रिक्टली क्या बोल दिया, आप तो पूरी भीगी बिल्ली बन गई। हो अनअम्यूज्ड होती भी कैसे नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपनी क्यूट लड़की वाली इमेज जो बनाए रखनी होगी इस छोटी शैतान को। वहीं राहा भले ही इस वक्त शुभांश के सारे इंस्ट्रक्शन सुन रही थी कि उसे शुभांश और कियान के एब्सेंस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उसकी नजरें अपने पॉप्सी के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन पर बखूबी थी। राहा मन में बोली, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं पॉप्सी, पर आप तो जानते हो ना, आपके सामने तो मैं अपनी जिद कैसे भी मनवा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने जिद्दी नहीं बन सकती। आप जानते हो ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड की कितनी बड़ी फेंगल हूँ। ऐसे में मैं अपने आइडल के सामने अपनी इमेज स्पॉइल कैसे कर सकती हूँ? कियान भी राहा को देखकर अच्छे से समझ रहा था कि उसकी ये छोटी सी शैतान की दिमाग में अपने बॉयफ्रेंड को देखने के बाद उसकी फेंगल वाली मोड एक्टिव हो चुकी है। कियान ने राहा को देखते हुए अपने सिरना में हिला दिया। वहीं शुभांश कब से कियान और राहा की इशारों में हो रही बातों को देखे जा रहा था, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। शुभांश ने जैद को बुलाया और बोला, जैद, लिटिल मैम का ध्यान रखो। इतना बोलकर उसने जैद की गोद में राहा को दे दिया। जैद शुभांश के शैडो बॉडीगार्ड्स को लीड करता था, जो हमेशा छुपकर शुभांश के साथ रहता था, लेकिन आज वो राहा के साथ ही रुकने वाला था। जैद के पास शुभांश के शैडो बॉडीगार्ड्स को सिचुएशंस के हिसाब से कमांड देने का अथॉरिटी था। वफादारी के मामले में वो मैक्स की तरह ही था। दुनिया का कोई भी ताकत उसके वफादारी को चाहकर भी नहीं खरीद सकता था। जैद सिर्फ एक ह्यूमन बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि वो एक रोबो ह्यूमन बॉडीगार्ड था। उसका पूरा बॉडी ह्यूमंस की तरह था, सिर्फ उसके ब्रेन के अलावा। उसका दिमाग पूरी तरह से एक रोबोट का था। उसके दिमाग के अंदर कोई इंसान जैसा दिमाग नहीं था। भले ही उसका आंख, नाक, कान और मुंह इंसान की तरह नेचुरल थे, लेकिन उसके दिमाग में एक रोबो मशीन ब्रेन की तरह काम करता था। जहां नॉर्मल लोगों के ब्रेन अंदर से कुछ ऐसा दिखता था, वहीं उसके ब्रेन के अंदर ब्रेन की मसल्स और सेल्स के बदले एक बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल ब्रेन था, जिसके इंटेलिजेंस को इमेजिन करना आसान नहीं था। साथ ही वो आर्टिफिशियल ब्रेन को कुछ इस तरह से बनवाया गया था, जिस वजह से बड़े साइंटिस्ट्स भी उस आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पावरफुल ब्रेन के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। डियर रीडर्स,
अच्छा, किस किस को लव अ न्यू जर्नी का चैप्टर 62 से रोबोट टोनी याद है? मुझे लगता है शायद आप सबको याद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जेड ही टोनी है। तो आप सब कंफ्यूज मत होना। और जेड के बारे में आगे की कहानी में आप सबको और अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप सब टोनी को भूल गए हैं तो आप लव अ न्यू जर्नी का चैप्टर 62 पढ़ सकते हो। इससे आपको टोनी के कैरेक्टर और नेचर के बारे में आइडिया आ जाएगा। अगर आप सबको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, टोनी एक रोबो से ह्यूमन रोबो कैसे बना वो भी आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। थैंक यू। फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 32। केयरफुल यंग मैन। जिसके इंटेलिजेंस को इमेजिन करना आसान नहीं था। साथ ही वो आर्टिफिशियल ब्रेन को कुछ इस तरह से बनवाया गया था जिस वजह से बड़े से बड़े साइंटिस्ट्स भी उस आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पावरफुल ब्रेन के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। अब आगे। जेड को राह की ख्याल रखने को बोलकर शुभांश कियान के साथ पार्टी वेन्यू के लिए निकल गया। शुभांश और कियान ने इस वक्त ब्लैक फेस मास्क पहना हुआ था। कियान कार में शुभांश से बोला, सुपर बॉस, हमारे मिशन का पहला कदम पूरा हो गया है। मैंने उन 8 कंपनियों के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स में हमारे प्लानिंग के मुताबिक चेंजेस कर दिया है, जिस वजह से वो सारे की सारे कंपनीज धीरे धीरे खुद ही अपने जड़ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक दूसरे को ही अपने बर्बादी का वजह समझेंगे। और उनमें से एक आपके डैड का कंपनी दिमाग प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। कियान से अपने पापा के बारे में सुनकर शुभांश के आंखें लाल हो गए। उसकी आंखें अभी एक सचमुच के खतरनाक बीस्ट की तरह लाल लग रहे थे, जिसे देखकर कियान ने अपने आंखें बंद कर लिए और आगे एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। वो खुद को कोसते हुए बोला, ओ नो, क्या जरूरत थी सुपर बॉस के सामने उनके डैड का जिक्र करने की, जबकि तू ये अच्छे से जानता है ये करना कितना खतरनाक साबित हो सकता था। इधर शुभांश ने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बारे में क्या अपडेट्स है? जब कियान ने देखा कि शुभांश नॉर्मल है, उसने राहत की सांस लिया और बोला, ओबरॉयज इंडस्ट्रीज को अभी पटेल फैमिली ने टेक ओवर कर लिया है, जिसके साथ वो एशिया के सबसे पावरफुल रॉयल फैमिली बन चुके हैं। इतना ही नहीं, पटेल फैमिली के हेड रवि पटेल की बेटी सौम्या पटेल आपकी पुरानी आइडेंटिटी यानी आरान ओबरॉय के मंगेतर बनकर बड़े से बड़े कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने मॉडलिंग करियर में आसमान छू रही हैं। आपके नाम के साथ जुड़ने के बाद उन पर लगे हुए सारे एलिगेशंस भी अब कोई मायने नहीं रखते। कुल मिलाकर वो आपके मंगेतर होने का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं दिवांग ओबरॉय आरन ओबरॉय एस फादर ही है। और रवि पटेल का इकलौता बेटा रवीन पटेल की नजर अब आपके इंडिया वाली कंपनी द डार्कर गैलेक्सी पर है। कुछ वक्त बाद वो ओबरॉय इंडस्ट्रीज को डार्कर गैलेक्सी के साथ मर्ज करने के लिए एक्शन लेने वाला है। आपके मौत की न्यूज मिलने के बाद उन सब के अंदर आपका डर खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब डार्कर गैलेक्सी को अपने अंडर लेकर और भी पावरफुल बनने का सपना देख रहे हैं। कियान से सब कुछ सुनने के बाद शुभांश के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गया, जिसको देखकर कियान का रूह तक कांप गया। शुभांश कियान से बोला, रुक्षित से बोलो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया के गार्बेज क्लीन अप करने के बाद इंडिया शिफ्ट होने की तैयारी शुरू करे, तब तक यहाँ का काम भी खत्म हो जाएगा। अब इंडिया जाने का वक्त आ गया है। शुभांश की बात सुनकर कियान ने हाँ में सर हिलाया और मन में बोला, सच में वो सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी गार्बेज से कम नहीं है। उन लोगों की वजह से ही 3 साल पहले वो हादसा हो पाया था। अगर वो सब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जाते तो वो हादसा कभी नहीं होता, ना ही सुपर बॉस को दुनिया के सामने अपने मौत का दिखावा करना पड़ता। लेकिन कियान को नहीं पता था कि शुभांश की सच्चाई जानने के बाद सुहानी श्योर थी कि शुभांश जहां भी होगा सही सलामत होगा। कियान यही सब सोच रहा था कि तब तक उनका कार सुहानी की बर्थडे वेन्यू पर पहुंच चुका था। शुभांश के पर्सनल बॉडीगार्ड्स की टीम कार के चारों तरफ कवर करके खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने आकर शुभांश के लिए कार का डोर ओपन किया, वहीं दूसरे बॉडीगार्ड ने कियान के लिए। दोनों ही अपने फेस मास्क के साथ कार से बाहर निकले। उसके बाद 7 स्टार होटल द प्लेनेट के पार्टी हॉल की तरफ जाने लगे। आज वहां पर सुहानी की स्पोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ साथ लंदन की कुछ और टॉप कंपनीज को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी हॉल का बड़ा सा दरवाजा खुला। शुभांश और कियान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पार्टी में दाखिल हुए। हर किसी की नजर उन हैंडसम आदमियों पर अटक सा गया। तभी टाइनी का नजर शुभांश पर गया। शुभांश को पार्टी में देखकर टाइनी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगे। टाइनी डरते हुए डॉग को अपने मासूम नजरों से देखने लगा, जैसे बोलना चाह रहा हो, प्लीज अपने इस दोस्त को हमारी खड़ूस बॉस से बचा लेना। डॉग भी टाइनी के एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ गया और बोला, चिंता मत कर, बॉस कुछ नहीं बोलेंगे। शायद तू भूल गया है कि ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टी है, और ओम सर ने ही इसका परमिशन दिया है। अब ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टी बन चुका है, ऐसे में बॉस कुछ नहीं बोलने वाले। सो रिलैक्स। डॉग की बात सुनकर टाइनी शांत हो गया और बोला, हाँ तू सही बोल रहा है। तू बाकी के मेहमानों को देख, मैं अभी मिस्टर शुभांश को वेलकम करके आता हूँ। इतना बोलकर वो शुभांश के पास जाने लगा।
इससे पहले कि टाइनी शुभांश के पास पहुंच पाता, शुभांश के बॉडीगार्ड्स ने टाइनी को उसके पास जाने से रोक दिया। टाइनी को उन पावरफुल बॉडीगार्ड से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे कैसे भी करके शुभांश को हेलो बोलना था। इसलिए वो उन बॉडीगार्ड से छुटकर शुभांश के पास जाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर शुभांश के बॉडीगार्ड्स भी अपने अलर्ट मोड पर आ गए। शुभांश का पीठ इस वक्त टाइनी की तरफ था, फिर भी उसे पता चल गया था कि उसके पीछे टाइनी है। तभी शुभांश के बॉडीगार्ड्स टाइनी को अभी भी शुभांश के पास जाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखकर गुस्सा हो गए। इससे पहले कि टाइनी शुभांश को बुलाकर कुछ कह पाता, एक बॉडीगार्ड ने टाइनी को उसके 3 पीस सूट कॉलर से उठाते हुए दूर फेंक दिया। टाइनी का चेहरा फर्श से टकराता, उससे पहले शुभांश ने एक हाथ से उसके सूट को पीछे से पकड़कर टाइनी को वापस सीधा खड़ा कर दिया। शुभांश का इतना तेज मूव देखकर पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोगों के आंखें फटे के फटे रह गए। शुभांश टाइनी से बोला, केयरफुल यंग मैन, my personal bodyguards are extremely brutal and become even more dangerous when it comes to my security, so next time do not make the mistake of breaking their security wall. Careful young man, मेरे प्राइवेट बॉडीगार्ड्स बहुत क्रूल हैं, और जब मेरे सेफ्टी की बात आता है तो ये सब और भी खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए अगली बार उनकी सेफ्टी बाउंड्री तोड़ने की गलती मत करना। कोष्टक। लेकिन टाइनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बीते कुछ सेकंड्स में उसके साथ क्या हो गया। उसके तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अगर शुभांश सही वक्त पर उसे पकड़ा ना होता तो अब तक वो मुंह के बल फ्लो पर पड़ा होता और उसका चॉकलेट बॉय जैसा फेस टमाटर की तरह पिचक गया होता। इतना सोचकर वो शुभांश को देखने लगा तो इस वक्त टाइनी को सिर्फ शुभांश की आंखें ही दिखाई दे रहा था, जो उन बॉडीगार्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शुभांश का बाकी का चेहरा इस वक्त ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। शुभांश के कोल्ड नजरों को देखकर टाइनी अपने थूक गटकने को हुआ तो डर के मारे उससे वो भी नहीं हो रहा था। चैप्टर 33 पिंक रोज लाइक ब्यूटी। इतना सोचकर वो शुभांश को देखने लगा तो इस वक्त टाइनी को सिर्फ शुभांश की आंखें ही दिखाई दे रहा था, जो उन बॉडीगार्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शुभांश का बाकी का चेहरा इस वक्त ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। शुभांश के कोल्ड नजरों को देखकर टाइनी अपने थूक गटकने को हुआ तो डर के मारे उससे वो भी नहीं हो रहा था। अब आगे। टाइनी को खुद से इतना डरता हुआ देखकर शुभांश उससे बोला, अगली बार ऐसी गलती मत करना। इस बार तो मैंने तुम्हें अपने बॉडीगार्ड से प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इतना बोलकर वो टाइनी के कंधे थपथपाते हुए कियान और अपने बॉडीगार्ड के साथ पार्टी हॉल के वीवीआईपी एरिया में चला गया। वहीं शुभांश के टाइनी के कंधे पर हल्का सा थपथपाने से ही टाइनी बुरी तरह हिल गया था। अपने कंधे पर शुभांश का हाथ उसको पत्थर जैसा भारी लगा। वो रोनी सूरत बनाकर अपने कंधों को धीरे धीरे सहला रहा था। डॉग कब से दूर से ही ये सब देख रहा था। शुभांश के बॉडीगार्ड को टाइनी को फेंकते हुए देखकर वो भी घबरा गया था। जब उसने देखा शुभांश ने टाइनी को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था, तब जाकर उसने राहत की सांस लिया। फिर भी वो शुभांश के बॉडीगार्ड्स के वजह से टाइनी के पास जाने से घबरा रहा था। जब शुभांश टाइनी के पास से चला गया तब जाकर वो टाइनी के पास आया। डॉग, टाइनी से पूछा, आर यू ओके? डॉग की बात सुनकर टाइनी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अनाउंसमेंट माइक से पार्टी होस्ट की आवाज सुनाई दी। Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow bike enthusiasts, welcome. Tonight, we gather to celebrate a true champion, the one and only Suhani Kapoor, owner of Stormbringer Bikes. इसी के साथ वहां पर मौजूद सारे गेस्ट्स की क्लैपिंग ताली बजाने की शोर गूंजने लगी। होस्ट ने अपनी बात जारी रखते हुए बोला, With her vision, leadership, and unwavering dedication, Miss Suhani has revolutionized the world of superbikes, unleashing a storm of innovation and excellence. Stormbringer Bikes has become synonymous with power, speed, and precision, leaving a trail of excitement and admiration in its wake. But Miss Kapoor's impact goes beyond the world of motorsports. She's a true friend, a mentor, and an inspiration to so many. Let's hear from a few of her closest friends. सुहानी की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर वाणी, जो सुहानी को अपने बॉस के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मानती थी, वो होस्ट के पास जाकर उसे माइक लेती हुई बोली, सुहानी is more than just a boss, she's a role model and a guiding light. Her passion and energy are contagious, and she's helped me grow both personally and professionally. तभी टाइनी भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वाणी के पास जाकर उससे माइक लेते हुए बोला, I've had the privilege of riding alongside Miss Suhani for years, and I've witnessed her unwavering commitment to excellence. She's a true champion, and an even better friend. इतना बोलकर वो याद करने लगा, जब वो सुहानी के साथ बाइक पर बैठता था, तब उसका हालत कैसे हो जाता था। फिर भी वो अच्छे से जानता था, सुहानी के होते हुए वो उसके पीछे बैठते हुए मरेगा तो बिल्कुल नहीं, है ना। टाइनी को देखकर डॉग भी वहां आ गया और बोला, Our boss has a heart of gold, always putting others before herself. Her kindness, empathy, and generosity inspire us all to be better humans. At Stormbringer Bikes, family feels so proud to have a boss like Miss Kapoor. डॉग,
टाइनी और वाणी की बात सुनकर होस्ट मुस्कुराते हुए बोला, "These words capture just a glimpse of the incredible impact Miss Kapoor has had on those around her." उसके बाद वो होस्ट अपने एक्साइटेड वॉइस के साथ लाउडली बोला, "So let's raise our glasses, cheer and celebrate Suhani Kapoor's remarkable achievements. May her birthday be as electrifying as a lightning bolt, and may her future be filled with continued success, happiness and well-deserved accolades. Happy birthday to a true trailblazer and the queen of Stormbringer bikes." होस्ट की स्पीच खत्म होने के बाद जोरदार तालियों के शोर में रिद्धिका और रूहानी के साथ सुहानी एक मूनलाइट स्पॉटलाइट के साथ पार्टी हॉल में एंटर हुई। सब लोगों के नजरें जब सुहानी पर पड़ी, वो सब उसे देखते ही रह गए। प्यारी सी पिंक प्रिंसेस गाउन और पिंक डायमंड्स के ज्वेलरी में सुहानी आज एक पिंक रोज गुलाब की तरह खूबसूरत, गॉर्जियस एंड फ्रेश लग रही थी। सुहानी की दोनों तरफ रूहानी पर्पल गाउन विद मैचिंग ज्वेलरी के साथ और रिद्विका व्हाइट गाउन विद मैचिंग ज्वेलरी के साथ कमाल की लग रही थी। सुहानी की मौजूदगी में उन दोनों की खूबसूरती कहीं से भी फीकी नहीं पड़ रही थी। तीनों की खूबसूरती ऐसी थी जिसे एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। तीनों की ही खूबसूरती अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बहुत अलग थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि तीनों के साथ होने पर उनकी खूबसूरती और निखर कर आती थी। रूहानी, सुहानी और रिद्विका की फेस फीचर बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल थी। इसलिए जब भी तीनों साथ होती थी, उनकी खूबसूरती और निखर जाती थी। वहां पर मौजूद हर कोई उन तीनों को ही देखे जा रहा था। उनमें से कुछ लोगों के आंखों में सुहानी के लिए रिस्पेक्ट, खुशी, प्राउड, एप्रिशिएशन वाले भाव थे, जिनकी मदद सुहानी ने तब की थी जब वो लोग अपने लॉयल्टी और सक्सेस के लिए शॉर्टकट ना लेने की वजह से अपने जिंदगी में बुरे वक्त का सामना कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों के आंखों में जलन, गुस्सा और नफरत जैसे भाव दिख रहा था, जो सुहानी को इतनी कम उम्र में सफलता की इतनी ऊंचाई पर देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इधर इन सबके नजरों से अलग शुभांश अपनी दीवानगी भरी नजरों से अपनी राबित को देखे जा रहा था। उसके नजरें इतने इंटेंस थे कि सुहानी को भी शुभांश की नजरों का एहसास होने लगी और वो इधर उधर देखने लगी। सुहानी को ऐसे इधर उधर देखते हुए देखकर शुभांश के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गया। चैप्टर 34 रुक्षित एस वाइट कोबरा। इधर इन सबके नजरों से अलग शुभांश अपनी दीवानगी भरी नजरों से अपनी राबित को देखे जा रहा था। उसके नजरें इतने इंटेंस थे कि सुहानी को भी शुभांश के नजरों का एहसास होने लगी और वो इधर उधर देखने लगी। सुहानी को ऐसे इधर उधर देखते हुए देखकर शुभांश के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गया। अब आगे तभी ऋषि और ओम बर्थडे गर्ल यानी सुहानी को लेकर उस एरिया में गए जहां पर एक बड़ा सा डेकोरेटेड बैकग्राउंड बनाया गया था। वहां पर एक बड़ा सा सर्कल शेप की शाइनी स्टैंड था, जिसे गुलाबी, लाल और सफेद रंग के गुलाबों से सजाया गया था। साथ ही उन रोजेस के बीच फेरी लाइट्स अपनी नीली रोशनी बिखेर रही थी। उस सर्किल के बीच में नियॉन येलो लाइट साइन बोर्ड में स्टाइलिश अल्फाबेट से हैप्पी बर्थडे सुहानी लिखा गया था। साथ ही उस एरिया को छोटे से लेकर बड़े बलून्स और ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक मोमबत्तियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उस जगह को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि हर कोई उस बैकग्राउंड के साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहता था, खास करके वहां पर मौजूद सारी लड़कियां। इस वक्त ओम, ऋषि, रूहानी और रिद्विका सुहानी के साथ उस खूबसूरत डेकोरेटेड बैकग्राउंड के सामने खड़े थे और उनके सामने एक बड़ा ग्लास टेबल रखा हुआ था, जिसके ऊपर रेड रोज पेटल्स और फेयर लाइट्स बिछी हुई थी। और टेबल के सेंटर में 7 डिफरेंट फ्लेवर्स के केक को एक के ऊपर एक बड़े से लेकर छोटे साइज वाइज में रखा गया था। सबसे बड़ा वाला लेयर जो सबसे नीचे था, वो चॉकलेट फ्लेवर में था। फिर उसके ऊपर वेनिला, बटरस्कॉच, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेड वेलवेट और सबसे ऊपर पिस्ता आइसक्रीम केक था, जिसको बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था। उस केक की खास बात यह थी कि उन 7 अलग अलग फ्लेवर्स के केक की आइसिंग को व्हिपिंग क्रीम की जगह मैचिंग फ्लेवर्स के आइसक्रीम से किया गया था। साथ ही केक की कूलंग को मेंटेन रखने के लिए उस बड़े से 7 मंजिल के केक को एक ग्लास ट्रे में रखा गया था, जो एक स्पेशल तरह के लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ था, जिस वजह से वो केक आइसक्रीम का होने के बावजूद थोड़ा सा भी पिघल नहीं रहा था। उस कूलंग लिक्विड की वजह से वो केक एक मैजिकल केक की तरह लग रहा था। उस केक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस केक को क्लाउड के बीचों बीच रखा गया हो। साथ ही उस केक के साइड डेकोरेशन में लगी हुई एक 2 फीट की आर्टिफिशियल बटरफ्लाई, जिसकी विंग्स ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो रहे थे, वो उस केक को बहुत आई कैचिंग बना रहे थे। सुहानी ने एक नज़र सबको देखा, फिर टाइनी और डॉग को अपने पास आने का इशारा किया। टाइनी अभी तक नहीं भूल पा रहा था कि उसको शुभांश के एक बॉडीगार्ड ने कैसे एक हाथ से ही उठाकर फेंक दिया था। अभी भी टाइनी के आंखों के सामने वो डरावना सीन घूम रहा था, जिस वजह से टाइनी को पता ही नहीं चला कि सुहानी कब से उसको और डॉग को बुला रही थी। उधर जब एक्सीडेंटली कियान ने टाइनी को एक स्टैचू की तरह खड़ा होते हुए देखा, उसको टाइनी की हालत देखकर हंसी आने लगा। लेकिन वो भी समझ रहा था कि टाइनी को इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वो सब उसके साथ भी हुआ था जब वो शुभांश के ऑर्गेनाइजेशन में अपने ट्रेनिंग पर था।
तब उसको ऐसे ही न जाने कितने ही बार उठाकर पटक दिया जाता था, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग फाइटिंग मूव्स को एक बार में कैच नहीं कर पाता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उस समय उसका एज 11 या 12 साल का ही था। कियान वो सब याद करके शुभांश से बोला, बेचारा बच्चा, लगता है अब तक उस सदमे से उभर नहीं पाया। लेकिन थोड़े वक्त पहले तो वो ठीक ठाक अपने स्पीच दे रहा था, अब क्या हो गया इसे? इतना बोलकर वो शुभांश को देखने लगा, जिसने अब तक उसके बातों का जवाब नहीं दिया था। जब कियान ने शुभांश की तरफ अपने नजरें घुमाए, उसने देखा शुभांश एकटक कहीं देखे जा रहा था। इस वक्त शुभांश की आंखों में कियान को बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कोल्ड नजर आ रहा था। इतने सालों में उसने पहली बार अपने सुपर बॉस की आंखों में किसी तरह का इमोशन देखा था, इसलिए वो क्यूरियोसिटी में उस तरफ देखने लगा जिस तरफ शुभांश की नजरें टिकी हुई थी। कियान ने अब तक सुहानी, रूहानी और ऋद्विका को नोटिस नहीं किया था। टाइनी से मिलने के बाद जब शुभांश उसे लेकर वीवीआईपी एरिया में आया था, तब से वो अपने मोबाइल में ही बिजी था और रुखसित को कुछ समझा रहा था। इसके बावजूद उसका कान पार्टी में भी था, जिस वजह से उसने बर्थडे स्पीच सुना था, लेकिन अब तक उसने अपने मोबाइल से नजर नहीं हटाए थे। जैसे ही कियान ने उस तरफ देखा, कियान की नजरें ऋद्विका पर ही थम गए। वो ऋद्विका को देखने के साथ साथ उस बटरफ्लाई क्लिप को भी घूरे जा रहा था जिसे ऋद्विका ने अपने हेयर्स को ट्विस्ट करके लगाया हुआ था। व्हाइट गाउन और मैचिंग डायमंड ज्वेलरी में ऋद्विका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कियान उस पर से अपने नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी उसका मोबाइल जो इस वक्त उसके हाथ में ही था वो वाइब्रेशन मोड करने लगा, जिससे वो अपने सेंस में आया। कियान ने देखा तो उसको रुक्षित का वीडियो कॉल आ रहा था। कियान ने अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और कॉल रिसीव करके रुक्षित को गुस्से से देखने लगा। कियान को गुस्से में देखकर रुक्षित की भौहें तन गए। वो कियान से बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने तेरे किसी स्पेशल मोमेंट को बिगाड़ दिया हो? रुक्षित की बात सुनकर कियान ने कुछ नहीं बोला और वीडियो कॉल को बैक कैमरे में शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से रुक्षित यानी रिवांश अभी साफ साफ रूहानी यानी रूप को देख पा रहा था। पर्पल गाउन और पर्पल डायमंड ज्वेलरी में रूहानी बहुत ज्यादा हॉट एंड बोल्ड लग रही थी। गाउन की सेक्सी थाई कट उसके लंबे फेयरटोन पैर को हाईलाइट कर रही थी, जिसे देखकर रुक्षित भूल ही गया कि उसने किस लिए कियान को कॉल किया था। वहीं कियान रुक्षित के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन हंस रहा था। रुक्षित को परेशान करने के लिए उसने कुछ सोचा और झट से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रुक्षित जो रूहानी को देखने के बाद कियान को कॉल करने की वजह ही भूल गया था, गुस्से में मोबाइल को घूरने लगा। तभी उसका ध्यान एक आदमी की चीख सुनकर उस पर गया। रुक्षित इस वक्त अपने किंग कोबरा जेल में था। उसके सामने एक आदमी बुरी तरह डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। एक बड़ा सा व्हाइट कोबरा उस आदमी को अपने पुछ से टाइटली पकड़ा हुआ था। उसके शल्क मोती जैसे चमक रहे थे। उसके आंखें डीप पिंक कलर, लगभग मैजेंटा कलर के थे, जिसके आंखों में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लोगों को भी हिप्नोटाइज करने का नेचुरल स्किल था। जितना खूबसूरत उसका लुक था, उतना ही वो दुश्मनों के लिए खतरनाक था। उसका बॉडी इतना लचीला था कि वो एक बार में बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाता था। बचपन से ही रुक्षित ने उसे पाला था। वो रुक्षित से इस हद तक जुड़ गया था कि रुक्षित को प्रोटेक्ट करने के लिए वो व्हाइट कोबरा किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसने कभी किसी बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचाया था। वो लोग जिनका दिल साफ होता था, वो उनके सामने किसी मासूम प्यारे पेट की तरह बिहेव करने लगता था और खुद को उनसे बहुत पैम्पर करवाता था। लेकिन वो उनके साथ ही ऐसे बिहेव करता था जिनसे उसको पॉजिटिव वाइब आता था या उनसे रुखसत के बॉडी फ्रेग्रेंस आती थी। नहीं तो जिनसे भी उसको बैड वाइब आता था, वो उनका काम तमाम करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाता था। उस व्हाइट कोबरा का नाम रुक्षित ने विस्पर रखा था। चैप्टर 35। रुक्षित का भयानक टॉर्चर। नहीं तो जिनसे भी उसको बैड वाइब आता था, वो उनका काम तमाम करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाता था। उस व्हाइट कोबरा का नाम रुक्षित ने विस्पर रखा था। अब आगे। विस्पर अपने पूंछ में इस वक्त भावेश बंसल को जकड़ रखा था। भावेश पर विस्पर की पकड़ वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। भावेश बंसल द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा काबिल ऑफिसर था, इसलिए वो द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई पोजीशन पर था। लेकिन उसका नजर द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के लॉर्ड पोजीशन पर था, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट एंड पावरफुल पोजीशन था। यूं समझ लो कि लॉर्ड का पोजीशन एक ऐसा अनबीटेबल पावर था जो एक तरह से पूरी दुनिया पर रूल करता था। लॉर्ड के पास बड़े से बड़े अथॉरिटीज को भी बर्बाद करने का ताकत और काबिलियत था। अगर कोई अपने पोजीशन और पावर का गलत फायदा उठाता है, तो लॉर्ड के पास उन सबको बर्बाद करने का पूरा प्रिविलेज था, फिर चाहे वो शख्स कितने ही बड़े देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, या फिर उसके पास उससे भी ज्यादा पावर ही क्यों ना हो। लॉर्ड के सामने उन सब के किसी भी तरह का पावर कुछ काम में नहीं आता था।
कहा जाए तो लॉर्ड के पोजीशन का ड्यूटी ही यही था कि वो उनको अपनी पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाने से रोके जो अपने पावर के दम पर कई गलत काम करते हैं। और ये करने के लिए लॉर्ड के अपने कुछ रूल्स थे। द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन अपने हर काम को बहुत साइलेंटली अंजाम दे देता था। जब शुभांश सिर्फ 8 साल का था तब से ही वो इस ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड था और शुभांश ही द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का ओनर था। बैक टू स्टोरी। भावेश विस्पा से छुटने की पूरी कोशिश कर रहा था पर सब बेकार। चाहे वो कोई भी तरीका क्यों ना आजमाना चाहे, लेकिन विस्पा उसको मूव ही नहीं करने दे रहा था। भावेश का पूरा शरीर जकड़े जाने की वजह से बुरी तरह दर्द कर रहा था। देखते ही देखते वहां पर भावेश की दर्दनाक चीख गूंजने लगा क्योंकि विस्पा उसके एक एक हड्डी को बहुत बेरहमी से जकड़ते हुए तोड़े जा रहा था। इतना भयानक दर्द भावेश को तब भी नहीं हुआ था जब वो अपने ऑफिसर ट्रेनिंग के चलते अपनी जान तक गंवाने की हालत में पहुंच चुका था। जबकि तब उसे लगा था कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द का सामना कर रहा है। लेकिन इस वक्त उसे जो दर्द हो रहा था वो उस दर्द से कई ज्यादा अलग और भयानक था। उसका चीख सुनकर रुक्षित को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भावेश को ऐसे देख रहा था जैसे विस्पा इस वक्त अपने किसी खिलौने के साथ खेल रहा हो। वो सर्द लहजे में भावेश से बोला, क्या अभी भी तुम उन गद्दारों के नाम लेने को तैयार नहीं हो? बोलो, रुक्षित चिल्लाते हुए बोला। रुक्षित का इतना गुस्सेल आवाज सुनकर भावेश की पैंट गीली हो गई, जिस वजह से विस्पा भी आधा गंदा हो गया। जब विस्पा ने देखा इस बेवकूफ इंसान की वजह से वो गंदा हो गया है, वो भावेश को घूरने लगा और गुस्से में आकर अपने पूंछ को एक अच्छी खासी ऊंचाई से बार बार जमीन पर पटकने लगा। वही विस्पा की इस हरकत की वजह से भावेश का हालत देखने लायक भी नहीं बचा था। डर के मारे उसने अपनी पैंट गीली करने के साथ साथ अपने पैंट को गंदा पूप भी कर दिया। भावेश का सारा अकड़ अब रफू चक्कर हो गया था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हटा कट्टा आदमी इस वक्त किसी नाले में पड़ा हुआ गंदगी जैसा लग रहा था। वो अपने हकलाते हुए आवाज के साथ बहुत मुश्किल से अपनी सारी ताकत लगाते हुए बोला, प्लीज प्लीज बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। इतना बोलने की ही देर थी कि रुक्षित ने एक नजर विस्पा को देखा। रुक्षित की नजरों को समझकर विस्पा जो इस वक्त भावेश को फिर से जमीन पर पटकने वाला था वो रुक गया। अभी भी भावेश जमीन से 7 या 8 फीट ऊंचाई पर था। रुक्षित के इशारे से विस्पा ने एक झटके में भावेश को अपने पकड़ से आजाद कर दिया, जिस वजह से भावेश फिर से अपने टूटे फूटे हड्डियों के साथ धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसका जोरदार चीख निकल गया। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और सब कुछ बताने का फैसला किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर उसने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला तो रुक्षित उसको मौत के मुंह तक तो पहुंचाएगा पर मरने तो बिल्कुल नहीं देगा। भावेश अच्छे से जानता था रुक्षित अगर किसी को टॉर्चर करने को हुआ तो वो किस हद तक जा सकता था। इतना सोचकर भावेश ने बताना शुरू किया, वो मेरा मेरा इसमें अकेले की कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा करने के लिए एक अधेड़ उम्र की औरत ने बोली थी। उसने कही, अगर मैंने लॉर्ड को उनके परिवार के साथ मार दिया तो वो मुझे मेरे आखिरी सांस तक हर महीने अनगिनत पैसे देती रहेगी। मैं जितना रकम चाहूं उससे हर महीने उतना डिमांड कर सकता हूं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ मुझे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉर्ड का पोजीशन भी मिल जाता, जिसको पाने के लिए मैंने हमेशा अपना 100% दिया है। लेकिन लॉर्ड ने कभी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। फिर जब मुझे इतना बड़ा मौका मिला तो मैं इतना पावरफुल पोजीशन और हर महीने जिंदगी भर के लिए काउंटलेस पैसों के लालच में आ गया। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने आप को ये सब करने से रोका नहीं, लेकिन वो औरत 5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी। धीरे धीरे कब उसने अपने बातों में मुझे मैनिपुलेट कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी मैं अकेला इतना केपेबल नहीं था कि लॉर्ड को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकूं। फिर वो खांसते हुए थोड़ी देर रुककर बोला, मुझे कैसे भी करके लॉर्ड के एंगेजमेंट के दिन अपने प्लान को अंजाम देना था, लेकिन मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की वजह से उस दिन में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जिस दिन लॉर्ड अपनी होने वाली पत्नी के साथ बाहर जा रहे थे तब लॉर्ड के कुछ दुश्मनों को मेरे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। शायद लॉर्ड के दुश्मनों को भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से कोई लॉर्ड को मारने में उसका साथ दे। उसके बाद हम सब ने एक साथ मिलकर एक चेन ब्लास्ट का प्लान बनाया। उन लोगों में कुछ अब्रॉड से थे तो कुछ हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन हमारे प्लान में एक लड़की ने भी बहुत मदद करी थी, पर उस ब्लास्ट के कुछ दिन बाद उस लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जहां तक मुझे पता है वो लड़की उस औरत की कुछ लगती थी जिसने मुझे लॉर्ड को मारने के लिए हर महीने अनलिमिटेड पैसों का ऑफर दिया था, वो भी हमेशा के लिए। इतना बोलकर उसने अपने हाथ के एक हिस्से को एक मिनी नाइफ से काटकर छोटी सी चिप निकाला और रुक्षित को दिखाते हुए बोला, इस चिप में उन सब के बारे में वो सारी जानकारी है जो तुम्हें चाहिए। रुक्षित ने ये सुनकर अपने एक गार्ड को उस चिप को लेने का इशारा किया। वो गार्ड आगे बढ़ा, फिर एक लिक्विड से उस चिप को साफ करने के बाद रुक्षित को पकड़ा दिया। चैप्टर 36। देव जी एंड विस्पर आए आमने सामने। इतना बोलकर उसने अपने हाथ के एक हिस्से को एक मिनी नाइफ से काटकर छोटी सी चिप निकाला और रुक्षित को दिखाते हुए बोला, इस चिप में उन सब के बारे में वो सारी जानकारी है जो तुम्हें चाहिए।
रुक्षित ने ये सुनकर अपने एक गार्ड को उस चिप को लेने का इशारा किया। वो गार्ड आगे बढ़ा, फिर एक लिक्विड से उस चिप को साफ करने के बाद रुक्षित को पकड़ा दिया। अब आगे। रुक्षित ने अपने गार्ड से वो चिप लिया और लैपटॉप में लगाकर उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशंस को देखने लगा। जब उसने वेरीफाई कर लिया कि वाकई में उस चिप में कुछ सस्पिशियस लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तब उसने अपने गार्ड्स को बोला, इस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लैकी को। उसने इतना ही कहा था कि उसके आगे वो और कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि तब तक भावेश रुक्षित के पीछे आ गया था और उस मिनी नाइफ को रुक्षित के गले के पास रखकर शैतान की तरह हंसते हुए बोला, भले ही तुम्हारे पास वो चिप है, लेकिन फिर भी तुम उन लोगों का कुछ बिगा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये किंग कोबरा सांप जेल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस वक्त भावेश जख्मी होने की वजह से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। फिर भी उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए रुक्षित से बोला, तुम सब के सब मरोगे। तुम्हें क्या लगा रुक्षित सिंघानिया, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाने के बाद तुम बच जाओगे? शायद तुम भूल रहे हो, मैं अकेला नहीं हूँ जो लॉर्ड को मारना चाहता है। मेरे अलावा इस दुनिया में और भी कई पावरफुल लोग हैं जो लॉर्ड की बर्बादी चाहते हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी और तुम्हारा ये किंग कोबरा जेल बूम तक कर सब बर्बाद हो जाएगा। भावेश की बात सुनकर रुक्षित को समझ में आ गया कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जरूर यहाँ पर किसी ने एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया होगा जिसकी कोई खुशबू नहीं होती है, वरना अब तक उसे उस केमिकल के बारे में पता चल चुका होता। भावेश किसी ऐसी केमिकल की बात कर रहा था जिस केमिकल को एक्टिव होकर एक भयानक आग का रूप लेने में बस हल्की सी आग की चिंगारी ही काफी होती है। लेकिन ये सब किसने और कब कर लिया, रुक्षित चाहकर भी कुछ सोच नहीं पा रहा था। रुक्षित अपने सोच में ही गुम था कि तभी उसे एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दिया, जिसे सुनकर भावेश अंदर तक हिल गया। वो बेचारा जान ही नहीं पाया कि कब वो एक खूंखार पैंथर का शिकार बन गया, जो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब उसका आधा शरीर ब्लैकी का खाना बनकर उसके पेट में पहुंच गया था। आवाज सुनकर रुक्षित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे ब्लैकी था, जिसके मुंह पर अभी खून लगा हुआ था। तभी रुक्षित को याद आया कि थोड़ी देर पहले भावेश ने उसे क्या कहा था। उसने कुछ सोचा और अपने गार्ड से बोला, जल्द से जल्द यहाँ के सारे स्नेक सांप को सेफ्टी के साथ बाहर निकालो और ध्यान रहे किसी भी चीज से वो फायर केमिकल एक्टिव ना हो पाए। रुक्षित का ऑर्डर मिलने के बाद उसके गार्ड सर झुकाए वहां से चले गए और अपने काम में लग गए। उसके बाद रुक्षित ब्लैकी और विस्पर को देखते हुए बोला, तुम दोनों चलो मेरे साथ। रुक्षित को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त एक ब्लैक पैंथर और व्हाइट कोबरा से नहीं बल्कि अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा हो। वो दोनों भी रुक्षित की बात मानकर उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में वहां 2 बड़े बॉक्स ट्रक डिलीवरी ट्रक आ गए, जो देखने में एक नॉर्मल बॉक्स ट्रक से 5 गुना बड़े लग रहे थे। रुक्षित के ऑर्डर के मुताबिक थोड़े ही देर में सारे स्नेक सांप को सेफली बॉक्स ट्रक में पहुंचा दिया गया। उसके बाद रुक्षित को उसके गार्ड का कॉल आया। एक गार्ड ने बोला, बॉस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब आगे क्या करना है? रुक्षित बोला, अभी के लिए तुम उन सब स्नेक्स को सीक्रेट हाउस लेकर जाओ और सबके कंफर्ट का ध्यान रखो। रुक्षित की बात सुनकर वो गार्ड बोला, ठीक है बॉस, मैं इन सभी स्नेक सांप को लेकर सीक्रेट हाउस के लिए निकलता हूँ। इतना बोलकर वो गार्ड बिना देर किए सीक्रेट हाउस के लिए निकल ही रहा था कि तभी वो दोनों ट्रक ब्लास्ट हो गए। साथ ही किंग कोबरा का जेल भी ब्लास्ट हो गया। वो आवाज इतना भयानक था कि वहां की जमीन में बड़े बड़े दरार आ गए। वो एक जंगल वाला इलाका था, इसलिए वहां पर धीरे धीरे ब्लास्ट की वजह से आग फैलने लगा। रुक्षित थोड़े दूर खड़े होकर वो नजारा देख रहा था। उसकी आंखों में अभी उस आग का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जिस आग ने उन ट्रकों के साथ साथ रुक्षित के किंग कोबरा जेल को भी राख में मिलाकर रख दिया। रुक्षित के दोनों तरफ ब्लैकी और विस्पर भी वो नजारा देख रहे थे। विस्पर की आंखों में अपने घर और अपने साथियों को आग में जलता हुआ देखकर एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था। ब्लैकी भी ये सब देखकर खुश नहीं लग रहा था। रुक्षित कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर ब्लैकी और विस्पर को लेकर अपने घर चला गया, जहां वो राहा, कियान, देव जी और अपने डैड के साथ रहता था। वो अभी किसी भी कीमत पर ब्लैकी और विस्पर को कहीं अकेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जब रुक्षित घर पहुंचा तब सुबह होने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त बाकी था। जहां अभी लंदन में रात के 8 बज रहे थे, वहां ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। टाइम जोन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया लंदन से 9 घंटे आगे था। राहा के पापा देवजी रोज अपने एक्सरसाइज के लिए जल्दी उठ जाते थे, इसलिए वो आज भी अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए जॉगिंग के कपड़े और जूते पहनकर जॉगिंग करने अपने कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रुक्षित ब्लैकी और विस्पर के साथ अंदर आया। जैसे ही विस्पर ने देव जी को देखा वो हिस्सस की आवाज निकालने लगा। हिस्सस की आवाज सुनकर देव जी इधर उधर देखने लगे। विस्पर ने पहली बार देव जी को देखा था, लेकिन वो अपनी सेंसर्स और स्पेशल ट्रेनिंग के चलते इंसानों के भाषा समझने के साथ साथ अच्छे बुरे लोगों में भी फर्क कर सकता था, इसलिए विस्पर ने देव जी पर अटैक नहीं किया। वो बस हिस्सस हिस्सस की आवाज निकाल रहा था। देव जी की नजर जब विस्पर की आवाज सुनकर उस पर गया, वो चलते चलते वहीं रुक गए और रुक्षित, ब्लैकी और विस्पर को शॉक्ड होकर घूरने लगे।
रुक्षित बोला, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है अंकल। आज से मेरे बच्चे यही मेरे साथ रहेंगे। मैं इन्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकता। देव जी ने कहा, व्हाट? ब्लैकी तक तो ठीक था, लेकिन अब इतना बड़ा कोबरा भी तुम्हारा बच्चा बन गया। कभी तो इंसानों जैसा बर्ताव करो। अगर तुम्हें बच्चों का इतना ही शौक है तो इंसानों की तरह खुद के बच्चे पैदा करो ना। जंगली जानवरों को अपने बच्चे क्यों बना रहे हो? और तो और तुम्हें अंदाजा भी है, अगर तुम्हारे इस नए बच्चे को तुम्हारे पापा ने देख लिया तो क्या होगा? जबकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा सांपों से कितने डरते हैं। फिर भी तुम इस 4 मीटर के सांप को उठाकर घर ले आए। इतना तो सोचा होता, इस घर में एक छोटी सी बच्ची भी रहती है। क्या होगा अगर वो इस सफेद कोबरा को देखकर डर गई तो? रुक्षित बोला, उस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी लिटिल एंजल के साथ विस्पा को दोस्ती करने में वक्त नहीं लगेगा। मेरी लिटिल एंजल के लिए मैं हूँ। वैसे भी वो अभी लंदन में मजे कर रही होगी। जब वो वापस आएगी तब मुझे यकीन है कि वो विस्पा को देखकर खुशी होगी। रुक्षित की बात सुनकर देव जी बोले, और तुम्हारे पापा का क्या? कहीं उनको तुम्हारे इस विस्पा को देखकर दोहरा ही ना पड़ जाए। दोनों बहस कर ही रहे थे कि देव जी के पीछे से रुक्षित के पापा की चिल्लाने की आवाज आई, जो सांप सांप बोलकर कभी सोफे पर चढ़ रहे थे तो कभी इधर उधर भागकर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन, द प्लेनेट होटल, टाइम रात के 8 बजे। जब डॉक ने देखा टाइनी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो टाइनी को हिलाते हुए बोला, चल, क्या सोच रहा है? जल्दी चल, बॉस बुला रही है। इतना बोलकर उसने टाइनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सुहानी के पास ले गया। सुहानी ने उन दोनों को देखा और मुस्कुरा दिया। फिर सुहानी सबके साथ मिलकर केक कट करने लगी और बारी बारी सबको खिलाने लगी। जब वो एक और स्लाइस कट करने के बाद अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर वाणी को खिलाने को हुई, तब किसी ने उसकी हाथ पकड़कर रोक दिया। सुहानी ने देखा तो उसके सामने ब्लैक फेस मास्क के साथ शुभांश खड़ा था। अपने सामने शुभांश को देखकर वो चौंक गई थी। जब उसे कुछ समझ में आने लगा कि ये काम टाइनी का ही होगा, तब वो टाइनी को अपने मर्डर्स निगाहों से घूर कर देखने लगी। सुहानी को इतने गुस्से में देखकर टाइनी डरते हुए डॉग से बोला, तूने तो कहा था ये एक बिजनेस पार्टी है, और मिस्टर शुभांश को इनवाइट करने की वजह से बॉस गुस्सा नहीं होने वाली। लेकिन बॉस की आंखों को देखकर तो लग रहा है जैसे वो अभी यहीं पर ही मुझे जान से मार देंगी। डॉग को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉस इतना गुस्सा क्यों कर रही है। उधर शुभांश ने जब देखा उसकी रॉबिट उस पर ध्यान न देकर किसी और को देखे जा रही है, तब उसे गुस्सा आ गया। उसने किसी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए सुहानी को अपने कंधे पर उठा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे कियान भी चला गया। ओम, ऋषि, रोहानी, ऋद्विका, डॉग टाइनी के साथ साथ वहां पर मौजूद सारे गेस्ट्स को भी समझ नहीं आया कि कुछ सेकंड में क्या हो गया। सुहानी की एक कंपनी एम्प्लॉय जो इस वक्त पार्टी होस्ट कर रहा था, उसने वहां की सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए पार्टी के माहौल को लाइवली बनाने की कोशिश करते हुए बोला, डोंट वरी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी बर्थडे गर्ल को उनकी सरप्राइज गिफ्ट देने से पहले ये बस उनके साथ एक मस्ती भरा प्रैंक था। और वैसे भी कुछ स्पेशल पाने के लिए थोड़ा बहुत शौक तो झेलना ही पड़ता है ना। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। खास करके बर्थडेज में। ये सब उस होस्ट ने अपने नटखट भरे लहजे में बोला था। सो फ्रेंड्स, our birthday girl has gone to get her surprise. But still we all can have some fun, right? So come on and let's play some interesting games. इसके साथ पार्टी फिर से शुरू हो गई। वहीं शुभांश सुहानी को लेकर पार्किंग एरिया में पहुंच चुका था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करने आगे बढ़ा, शुभांश ने उसे घूर कर देखा। शुभांश की वार्निंग भरी नजरों को देखकर वो बॉडीगार्ड वहीं रुक गया। फिर शुभांश ने सुहानी को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से कार का डोर ओपन किया और सुहानी को लेकर कार में बैठ गया। कार का पार्टीशन अभी ऑन ही था। कियान भी भागते हुए आया और कार के फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पार्टीशन होने की वजह से कार का बैक साइड साउंड प्रूफ हो गया था, जिस वजह से पीछे क्या हो रहा है न कुछ सुना जा सकता था और न ही कुछ देखा जा सकता था। कियान ने रोमी को कार स्टार्ट करने के लिए बोलकर अपने आंखें बंद कर लिया और ऋद्विका को याद करने लगा। इस वक्त उसकी मुट्ठी में ऋद्विका का वही बटरफ्लाई क्लिप था जो उसने खुद 3 साल पहले ऋद्विका को शुभांश और सुहानी की सगाई की रात को पहनाया था। वही कार के बैक सीट पर शुभांश सुहानी को गोद में लेकर बैठा हुआ था। सुहानी के हाथ में अभी भी अपने बर्थडे केक की एक स्लाइस थी, लेकिन वो आइसक्रीम की होने की वजह से पिघलने लगी। शुभांश ने अपने फेस मास्क हटाया और सुहानी को घुरते हुए बोला, लिटिल रॉबिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर आने की? तुम जानती हो ना इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। शुभांश का मर्दाना आवाज इस वक्त इतना खतरनाक वाइब दे रहा था कि सुहानी, जो अब तक गुस्से से शुभांश को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखे जा रही थी, वो किसी मासूम खरगोश की तरह टुकुर टुकुर शुभांश को देखने लगी।
वो कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी उसको अपने हाथ में ठंडा सा एहसास हुआ। उसने देखा तो उसकी केक अब पिघलने लगी थी। सुहानी ने सबको केक तो खिला दिया था, लेकिन उसने अब तक अपने बर्थडे केक को टेस्ट भी नहीं किया था। केक को देख के सुहानी सब कुछ भूल गई और सबसे पहले केक को खाने के बारे में सोचने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो उस केक को खा पाती, शुभांश जो कब से सुहानी की हर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने जल्दी से सुहानी के हाथ को पकड़कर उस केक के टुकड़े को अपने मुंह में ले लिया। शुभांश की इस हरकत से सुहानी बहुत गुस्सा हो गई। उसने शुभांश के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और गुस्से से बोली, मॉन्स्टर पाउटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी केक को खाने की? अभी के अभी मेरी केक वापस करो। इतना बोलकर उसने अपनी हथेली को शुभांश के चिन के नीचे रखते हुए उसके एक गाल पर थम और बाकी की 4 उंगलियों को शुभांश के दूसरे गाल पर रखते हुए शुभांश की गाल दबा दी, जिससे शुभांश के होंठ थोड़े खुल गए। वहीं सुहानी देर न करते हुए अपने होंठों को शुभांश के होंठ पर रख दिए और धीरे धीरे केक को शुभांश के मुंह से अपने मुंह में ले आई। चैप्टर 37। टाइनी के सामने आया शुभांश का सच। इतना बोलकर उसने अपनी हथेली को शुभांश के चिन के नीचे रखते हुए उसके एक गाल पर थम और बाकी की 4 उंगलियों को शुभांश के दूसरे गाल पर रखते हुए शुभांश की गाल दबा दी, जिससे शुभांश के होंठ थोड़े खुल गए। वहीं सुहानी देर न करते हुए अपने होंठों को शुभांश के होंठ पर रख दिए और धीरे धीरे केक को शुभांश के मुंह से अपने मुंह में ले आई। अब आगे। लेकिन अभी भी वो अपनी होंठों को शुभांश के होंठ से हटाई नहीं थी। शुभांश ने अब तक केक को खाया नहीं था, बस सुहानी को चिढ़ाने के लिए केक को अपने मुंह में ही रखा था। लेकिन शुभांश ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये लिटिल रैबिट उसके मुंह से ही केक चुरा लेगी। सुहानी के होठों को अपने मुंह में महसूस करने के बाद शुभांश का पूरा शरीर जकड़ चुका था। उसने इस एहसास को याद कर अपने आंखें बंद कर लिए और वो कब सुहानी को किस बैक करने लगा उसे खुद पता नहीं चला। जब सुहानी ने फील किया कि शुभांश क्या कर रहा है, वो गुस्सा होकर शुभांश को बाइट करने लगी। लेकिन शुभांश को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुहानी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी हरकत करके वो सोए हुए मॉन्स्टर को जगा रही है। उधर पार्टी वेन्यू पर थोड़ी देर बाद सुहानी की बर्थडे पार्टी बहुत सारे रोचक मजेदार खेल और स्वादिष्ट भोजन के साथ खुशी से खत्म हो गई थी। सुहानी की पेंट हाउस में ओम और ऋषि जब से होटल से वापस आए थे तब से उन्होंने कुछ नहीं बोला था। रूहानी और ऋद्विका भी चुप थीं। वहीं टाइनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शुभांश उसकी बॉस को पार्टी के बीच में ही उठाकर क्यों ले गए। टाइनी वहां पर छाए हुए सन्नाटे को तोते हुए ऋद्विका से पूछा, क्या बात है, आप सब चुप क्यों बैठे हैं? क्यों मिस्टर शुभांश बॉस को इस तरह से लेकर गए? ओम सर और ऋषि सर, आप दोनों ने उनको बॉस को ले जाने से रोका क्यों नहीं? चलिए ना चलकर बॉस को लेकर आते हैं। मिस्टर शुभांश मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं, कहीं उन्होंने बॉस को कुछ कर दिया तो। चलिए ना चलकर बॉस को लेकर आते हैं। आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? डॉग तू बोल ना इन सबको। डॉग टाइनी की बात सुनकर सबको देखकर बोला, सर मैम टाइनी सही कह रहा है, हमें बॉस को ऐसे किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। डॉग और टाइनी को इतना परेशान होते हुए देखकर ऋद्विका बोली, तुम दोनों उसकी फिक्र मत करो, वो अभी जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। ऋद्विका की बात सुनकर टाइनी बोला, क्या मतलब, बॉस तो मिस्टर शुभांश के साथ गई है। आप नहीं जानती मैम, मिस्टर शुभांश बहुत खतरनाक हैं, अगर उन्होंने बॉस को कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? तभी रूहानी गुस्से में टाइनी से बोली, कुछ नहीं कर सकते वो। मेरी डोरेमोन पहले जैसी भोली भाली और मासूम नहीं रही, जो उसे पहले की तरह बुद्धू बनाया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी जीजू ने इस बार मेरी डोरेमोन को हट करने के बारे में सोचा भी तो जीजू मेरा वो रूप देखेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जीजू फ्लश्ड, क्या अभी रूहानी मैम ने मिस्टर शुभांश को जीजू बुलाया? मतलब। टाइनी को ऐसे हैरान परेशान देखकर रूहानी फिर से गुस्सा हो गई और बोली, टाइनी के बच्चे, क्या कब से मतलब का रट लगाए बैठे हो? तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारा वो मिस्टर शुभांश ही तुम्हारी लेडी बॉस का सो कॉल्ड पति है, जिसने 3 साल पहले। इतना बोलकर रूहानी चुप पड़ गई। ओम और ऋषि जो होटल से वापस आने के बाद चुप थे, वो रूहानी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। ऋषि रूहानी के पास गया और बोला, चुप क्यों हो गई, बोल क्या हुआ था 3 साल पहले जब तुम सबको इंडिया छोड़कर इस तरह से यहाँ आना पड़ा? मेरी प्यारी सी प्रिंसेस इन 3 सालों में इतना कैसे बदल गई? बोल रूप, मुझे आज सच जानना है, प्लीज मुझे बता, क्या हुआ था 3 साल पहले? रूप यानी रूहानी ऋषि को परेशान देखकर बोली, भाई आप ज्यादा मत सोचो, जो कुछ भी हुआ था उसका हम सब के आज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको उस बारे में कुछ जानना हो तो आपको वो सब डोरेमोन ही बताएगी। रूहानी इस वक्त ऋषि की इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ऋषि को देखे बिना इधर उधर देखने लगी। ऋषि भी अच्छे से समझ गया था कि इस बारे में उसको चाहत यानी सुहानी से ही पूछना पड़ेगा। रूहानी उसे कुछ नहीं बताने वाली।
इतना सोचकर उसने रूहानी से और कोई सवाल नहीं किया और अपने कमरे में चला गया। ओम भी ऋषि के जाने के बाद एक्सक्यूज मी बोलते हुए ऋषि और उसके कमरे में चला गया। टाइनी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक हैंडसम दिखने वाला शुभांश ओबरॉय उसी की लेडी बॉस का पति होगा, जो लगभग 500 जोड़ ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज का इकलौता ओनर होगा। वही डॉक ने इस बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और टाइनी को बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए, रात बहुत हो गया है। फिर वो रूहानी और ऋद्विका को देखकर बोला, कल सुबह मिलते हैं मैम। उसके बाद टाइनी और डॉक भी अपने अपने रूम में सोने चले गए। सबके जाने के बाद लिविंग रूम में इस वक्त रूहानी और ऋद्विका ही मौजूद थी। ऋद्विका रूहानी के पास आए और बोली, तू चिंता मत कर रूप, हमारी डोरेमोन ठीक होगी। रूहानी ऋद्विका को टपली मारती हुई बोली, तू ये क्या बकवास सोच रही है? मैं तो ये सोच सोच कर मरे जा रही हूँ कि हमारी डोरेमोन जीजू की कैसे बैंड बजा रही होगी। रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका हंसते हुए बोली, हाँ तू बिल्कुल सही बोल रही है, बेचारे जीजू का पता नहीं हमारी इस अकड़ू सुहानी क्या ही हालत बना रही होगी। ऋद्विका और रूहानी शुभांश की हालत के बारे में सोचकर ही हंसे जा रही थी। तभी रूहानी की नजर ऋद्विका की सिर पर गई और वह हैरान होकर पूछने लगी, रिद्धि तेरा फेवरेट बटरफ्लाई क्लिप कहाँ गई? तूने तो आज उसे पहन रखी थी ना पार्टी में। रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका की हंसी गायब हो गई। वो भागकर मिरर के पास गई और अच्छे से खुद को देखने लगी। जब उसने देखा कि उसकी फेवरेट क्लिप उसकी बालों से गायब है, तो वो परेशान होकर अपनी क्लिप को इधर उधर ढूंढने लगी। ऋद्विका की आंखों में पानी आ गई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी पसंदीदा क्लिप को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चैप्टर 38। रिद्धि पिद्धि क्या कर रही है? रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका की हंसी गायब हो गई। वो भागकर मिरर के पास गई और अच्छे से खुद को देखने लगी। जब उसने देखा कि उसकी फेवरेट क्लिप उसकी बालों से गायब है, तो वो परेशान होकर अपनी क्लिप को इधर उधर ढूंढने लगी। ऋद्विका की आंखों में पानी आ गई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी पसंदीदा क्लिप को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब आगे। ऋद्विका को परेशान होते हुए देखकर रूहानी बोली, हे रिलैक्स, अच्छे से याद कर कहीं पार्टी में तो नहीं गिर गई। वैसे भी उस क्लिप की ग्रिप ऐसी है कि वो ऐसे कहीं भी गिर तो नहीं सकती जब तक कोई उसे अपने हाथ से ओपन न करे। रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका को कुछ खटकी। उसे वो पल याद आ गई जब वो सुहानी के पास ही खड़ी थी और सुहानी सबको खुशी खुशी केक खिला रही थी। जब शुभांश सुहानी के पास आया तब ऋद्विका को भी कुछ पल के लिए ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसके बेहद करीब है। लेकिन तब वो शुभांश को देखकर इतनी शॉक्ड हो गई थी कि उसने किसी खास की करीबी को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ शुभांश सुहानी को लेकर कियान के साथ अपने मेंशन जा रहा था। जब सुहानी गुस्से में शुभांश को किस कर रही थी तब शुभांश भी अपना कंट्रोल खो चुका था और सुहानी को वापस किस करने लगा था। उसके बाद सुहानी बार बार ये बोलकर शुभांश को गुस्सा दिला रही थी कि उसे वापस उसके घर जाना है, वो उसे छोड़ दे। शुभांश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से शुभांश को मजबूर होकर उसे बेहोश करना पड़ा। थोड़ी देर बाद शुभांश की कार उसके मेंशन में पहुंच गई। राहा अभी तक सोई नहीं थी। वो अभी भी जेड के साथ अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राहा ने कार की शोर सुनी, वो भागकर बाहर की तरफ जाने लगी। तब तक शुभांश सुहानी को अपनी गोद में लेकर अंदर आ गया था। उसके पीछे पीछे कियान भी कार से बाहर निकला और रोमी से बोला, बॉस को कल एक मीटिंग के लिए सुबह सुबह निकलना है, इसलिए तुम आज यहीं रुक जाओ। कियान की बात सुनकर रोमी ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी हाँ देखकर कियान को रोमी कुछ अलग तो लगा, लेकिन उसने रोमी से कुछ सवाल नहीं किया। कियान को रोमी की हाँ सुनकर इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब रोमी रात में अपने विला पर रुकने की जगह कहीं और पर रुकना प्रेफर करता था। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो भी वो अपने विला में ही रहता था, और शुभांश के कॉल करने पर वो कम से कम समय में उसके सामने हाजिर हो जाता था। लेकिन आज कुछ तो अलग था रोमी में, पर क्या, वो ये समझ नहीं पा रहा था। खैर कियान ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मेंशन के अंदर जाने लगा। उसने अंदर जाकर देखा तो राहा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए चाहत यानी सुहानी को देखे जा रही थी। कियान भागकर उसके पास गया और उसे गले लगा के बोला, शशिश शशिश, मेरा बच्चा, रोते नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपकी बड़ी बेबी आखिरकार आपके पास आ गई है। राहा सुबकती हुई बोली, पॉप्सी बड़ी बेबी बेहोश क्यों है? क्या हुआ है मेरी बड़ी बेबी को? बोलो ना पॉप्सी, बड़ी बेबी को होश कब आएगी? राहा की बात सुनकर कियान शुभांश को देखने लगा। शुभांश ने आंखों ही आंखों में कियान से कुछ कहा और सुहानी को लेकर अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। उसने बहुत केयर के साथ सुहानी को एक प्रेशियस ट्रेजर की तरह बेड पर सुलाया और उसके लिए कपड़े लेने अपने लग्जूरियस वॉक इन क्लोजेट में चला गया, जहां कपड़ों के हिसाब से अलग अलग सेक्शन बने थे। शुभांश कैजुअल वेयर सेक्शन में गया और एक डार्क वाइन कलर की टी शर्ट निकालकर सुहानी के पास आ गया। लेकिन शुभांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी राबिट की ड्रेस कहां से और कैसे निकाले।
उसे कहीं भी जिप या ड्रेस की डोरेस बड़ी ही कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा था जहां से वो उसकी राबित की पारिवारिक गाउन रिमूव करके उसे कंफर्टेबल कपड़े पहना सके। शुभांश सुहानी के पास गया और उसे सोए हुए ही उठाकर बिठा दिया। बेहोश होने की वजह से सुहानी की सिर इधर उधर लुढ़क रही थी, जिसे देखकर शुभांश के चेहरे पर एक प्योर स्माइल आ गई। उसने एक हाथ से सुहानी की गर्दन को पकड़ा और उसके चेहरे को खुद के गले में छुपाते हुए उस गाउन की जिप ढूंढने लगा, पर वो जिप थी कि मिल ही नहीं रही थी। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर जिप पर गई, जो सुहानी की लेफ्ट साइड गाउन के अंडाम से लेकर नीचे तक थी। ये देखकर शुभांश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह जिप किस बेवकूफ डिजाइनर ने बनाई होगी। ऊपर से जिप के ऊपर नेट की कपड़े से बारीक बारीक पिंक रोजर्स भी बनाई गई थी, जिस वजह से वो जिप विजिबल भी नहीं हो रही थी। वहीं सुहानी को इधर उधर करके जिप ढूंढने की वजह से उसे थोड़ी बहुत होश आने लगी थी। सुहानी को अभी साफ साफ महसूस हो रही थी कि कोई उसकी केयर कर रहा है। भले ही उसे होश आने लगा था लेकिन वो अभी भी काफी नींद में थी। सुहानी को आधी बेहोशी में यही लग रही थी कि शायद उसकी मदद ऋद्विका कर रही होगी। उधर शुभांश का हाथ जिप खोलने सुहानी की अंडार्म्स पर पहुंच गए। जैसे ही उसने जिप खोलना शुरू किया, सुहानी आधी बेहोशी में खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, रिद्धि पिद्धि क्या कर रही है? गुदगुदी हो रही है? मत करना वरना मैं सुसु कर दूंगी। सुहानी की बात सुनकर शुभांश चौंक गया। वो मन में बोला, ये रिद्धि पिद्धि कौन है? क्या राबित रिद्धिमा की बात कर रही है? क्या रिद्धिमा मेरी राबित की ड्रेस भी बदलती थी, जो मेरी लिटिल राबित बेहोशी में भी रिद्धिमा का नाम ले रही है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शुभांश को इस वक्त ऋद्विका यानी रिद्धिमा से बहुत जेलस फील हो रहा था। इतना सोचकर वो अपने सर झटकते हुए बड़बड़ाकर बोलता है, ओ लॉर्ड, व्हाट लैंग्वेज वाज आई स्पीकिंग? वो बड़बड़ा ही रहा था कि उसका दिमाग ठनका। वो खुद से बोला, एक मिनट, क्या बोल रही थी लिटिल राबित? सुसु। लेकिन वो क्या होता है? लेट इट बी, कल पूछ लूंगा राबित से। फिर उसने जैसे तैसे करके सुहानी की गाउन निकाले और अपनी टी शर्ट पहना दिया। उसके बाद वो सुहानी के माथे को चूमकर वापस अपने वॉक इन क्लोजेट में गया और खुद के कपड़े बदलकर सुहानी को बाहों में लेकर सो गया। उधर कियान ने राहा को अपने हिसाब से सब कुछ समझाने के बाद उसे सुलाकर खुद अपने कमरे में चला गया। शुभांश के मेंशन में बहुत सारे रूम थे। कियान और राहा का कमरा आस पास ही था। कियान कहने को तो अपने बेड पर सोया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार रिद्धिमा के बारे में सोचे जा रहा था। चैप्टर 39। क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? उधर कियान ने राहा को अपने हिसाब से सब कुछ समझाने के बाद उसे सुलाकर खुद अपने कमरे में चला गया। शुभांश के मेंशन में बहुत सारे रूम थे। कियान और राहा का कमरा आस पास ही था। कियान कहने को तो अपने बेड पर सोया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार रिद्धिमा के बारे में सोचे जा रहा था। अब आगे। रिद्धिमा यानी ऋद्विका को याद करते वक्त कियान के आंखों में कुछ अनचाहा एहसास दिखाई दे रहा था। कियान खुद से बोला, मैं नहीं जानता सनशाइन तुम दिन ब दिन मेरे लिए क्या बनती जा रही हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं कर सकता। मम्मी पापा, मेरी दोनों छोटी बहनों को खोने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। अब मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करके खुद को इमोशनली कमजोर नहीं बनाना चाहता। इसलिए मैंने तुमसे हमारे पहली मुलाकात की खूबसूरत पल की निशानी, इस बटरफ्लाई क्लिप को वापस ले लिया। मैं नहीं चाहता अब मेरा कोई भी चीज तुम्हें मेरी याद दिलाए। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं उधर ऋद्विका अपनी बटरफ्लाई क्लिप, जो शायद किसी की खूबसूरत याद थी, उसे खोने के बाद रोते हुए सो गई थी। दूसरी तरफ रोमी कियान के बोलने पर आज शुभांश के मेंशन में रुक गया था और सोने की कोशिश कर रहा था। वो उस बारे में सोचने लगा जब वो मैक्स से उस रात के बारे में बात करने का मन बनाकर कंपनी पहुंचा था। लेकिन जब वो मैक्स के केबिन के डोर के पास पहुंचा, उसने देखा एक लड़की मैक्स को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैक्स उस लड़की को खुद से दूर करने की जगह उस लड़की को वो सब करने दे रहा था जो वो लड़की करना चाहती थी। ये सब देखने के बाद रोमी को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया, जिस वजह से वो बिना नॉक किए अंदर चला गया और एक झटके में उस लड़की को मैक्स से दूर झटक दिया। उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। वो तो आज मैक्स को अकेले देखकर एक फाइल देने की बहाने उस पर अपना लक ट्राई करने आई थी। वो भी क्या करती, मैक्स था ही इतना हैंडसम कि वो लड़की खुद को रोक ही नहीं पाई। ऊपर से वो जानती थी मैक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। शुभांश का राइट हैंड होने की वजह से उसका सुपीरियोरिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। उसका ओहदा तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन से भी कहीं ऊपर था। ऐसे में वो लड़की मैक्स के करीब जाने का इतना अच्छा चांस छोड़ना नहीं चाहती थी। वो बस आंखें फाड़े रोमी को देखे जा रही थी। लेकिन रोमी को देख के तो उस लड़की को हार्ट अटैक ही आने वाला था, क्योंकि रोमी इस वक्त गुस्से में और भी हॉट लग रहा था। वो लड़की तय ही नहीं कर पा रही थी कि सबसे ज्यादा मैक्स हैंडसम है या रोमी। इससे पहले कि वो लड़की रोमी से कुछ कह पाती, रोमी ने उसे चिल्लाते हुए कहा, निकलो यहाँ से, लुक ऑफ ट्रायम्फ। रोमी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो लड़की बुरी तरह डर चुकी थी।
इसलिए वो एक भी पल बिना गवाए वहां से भाग गई। लेकिन वो बोलते हैं ना, अक्सर जो दिखता है वैसा नहीं होता। रोमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दरअसल जब वो लड़की मैक्स से क्लोज होने की कोशिश कर रही थी तब मैक्स को उसके इरादे के बारे में उसी वक्त पता लग गया था। इससे पहले कि मैक्स उसे सबक सिखा पाता, मैक्स ने रोमी को उसके केबिन के बाहर देख लिया था। रोमी को देखकर मैक्स ने उसी पल अपना माइंड बदल दिया और वो उस लड़की की हरकत पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ कुछ कर पाती, रोमी वहां पहुंच गया। जैसा कि मैक्स ने सोचा ही था। कहीं ना कहीं मैक्स रोमी को ये दिखाना भी चाहता था कि उसको लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसे तो लड़कियां पसंद है। लेकिन मैक्स को अंदाजा भी नहीं था कि रोमी की दोस्ती खोने की इनसिक्योरिटीज की वजह से वो आज रोमी को किस हद तक हट करने जा रहा था। उस लड़की के जाने के बाद रोमी बस एक टक मैक्स को देखे जा रहा था। रोमी कुछ बोलता, उससे पहले मैक्स रोमी से बोलता है, व्हाट? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने कोई नामुमकिन चीज देख लिया हो? क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? रोमी ने बोला, क्या नॉर्मल? ये सब नॉर्मल था तुम्हारे लिए? कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद भी तुम्हारा किसी और के करीब जाना नॉर्मल है तुम्हारे लिए? बोलो मैक्स। रोमी की बातें सुनकर मैक्स की आंखों में कुछ इमोशन तो आए, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही थे। मैक्स एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रोमी से बोला, तो तुम क्या उम्मीद करते हो मुझसे? जबकि तुम्हें भी ये अच्छे से पता है, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक हीट ऑफ द मोमेंट था और कुछ नहीं। यू जस्ट प्रिटेंड, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी भी तुम्हारा वही पुराना बड़ी मैक्स हूँ। और ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, कल रात चाहे हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, उससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो और जब तक तुम्हें बॉस का कॉल नहीं आ जाता, तब तक कुछ फाइल्स को रीचेक करने में मेरी मदद करो। रोमी ने जब मैक्स से सुना जो कुछ उनके बीच हुआ, मैक्स के लिए वो सब बस एक हीट ऑफ द मोमेंट था और मैक्स के हिसाब से उस रात के बाद उनके बीच कुछ नहीं बदला। तब रोमी ने अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए मैक्स से बोला, क्या क्या कहा तुमने? कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट था? बोलो, क्या तुम अपने बात को लेकर सीरियस हो? मैक्स उसकी बात सुनकर बिना किसी भाव के बोला, हाँ बिल्कुल। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उस रात की वजह से हमारी दोस्ती में कोई दरार आए, इसलिए तुम उस रात को भूल जाओ। तुम्हें कल रात की वजह से ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस किसी भी कीमत पर हमारी पहली वाली दोस्ती चाहिए। दैट्स इट। मैक्स की बात सुनकर रोमी की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गए। वो एक सख्त लहजे में मैक्स से बोला, तुम चाहते हो कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब में भूल जाओ और पहले की तरह तुम्हारा दोस्त बन जाओ, क्या मैं सही हूँ? लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए तुमसे। उसके बाद वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मैक्स ने बोला, क्या? पूछो। रोमी मैक्स से नजर मिलाते हुए उसके पास आने लगा। जैसे जैसे रोमी मैक्स के करीब जा रहा था, वैसे वैसे मैक्स को अपने दिल में अलग ही बेचैनी होने लगा था। चैप्टर 40। रोमी पंच्ड मैक्स। मैक्स ने बोला, क्या? पूछो। रोमी मैक्स से नजर मिलाते हुए उसके पास आने लगा। जैसे जैसे रोमी मैक्स के करीब जा रहा था, वैसे वैसे मैक्स को अपने दिल में अलग ही बेचैनी होने लगा था। अब आगे। रोमी अपने हर एक बढ़ते कदम के साथ मैक्स के बहुत नजदीक आ चुका था। मैक्स को अभी रोमी के आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। रोमी मैक्स से नजर मिलाकर पूछता है, अगर कल रात मेरी जगह कोई और होता, तो क्या तुम उसके भी इतने ही करीब जा पाते जितना हम दोनों थे? क्या तुम ये सो कॉल्ड हीट ऑफ द मोमेंट उसके साथ भी महसूस करते? रोमी का सवाल सुनकर मैक्स हैरान हो गया। वो अपने मन में रोमी के सवालों को रिवाइंड करके सोचने लगा। तब उसके दिल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कल रात रोमी की जगह कोई और होता तो वो उसके करीब बिल्कुल नहीं जाता। किसी और के करीब जाना तो दूर, रोमी के अलावा मैक्स अपने करीब किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसका दिल और उसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोमी को ही अपने करीब आने को अलाउ करता है। मैक्स को हमेशा रोमी को अपने पास महसूस करके दुनिया भर की खुशी और जुनून का एहसास होता था। अगर रोमी की जगह कोई और होता, मैक्स कब का उसको मार डालता। लेकिन मैक्स अपने इन फीलिंग्स को पक्की दोस्ती समझ रहा था। मैक्स को ऐसा लग रहा था, क्योंकि रोमी उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए शायद मैक्स को रोमी के लिए ऐसी फीलिंग महसूस हो रहा होगा। इसीलिए वो रोमी की दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। मैक्स को डर था, अगर रोमी को पता चला कि मैक्स उसके बारे में क्या क्या सोचता है, और जब भी रोमी उसके करीब रहता है, मैक्स को उसको लेकर कैसे कैसे डार्क फैंटेसी आते हैं, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस, तो रोमी उससे दोस्ती तोड़ देगा। भला एक ऐसे इंसान से कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा, जो अपने ही दोस्त के बारे में ऐसे उटपटांग सोच रख रहा हो। लेकिन मैक्स, जो अपने फीलिंग्स को दोस्ती समझ रहा था, उसे भनक भी नहीं था कि उसके दिल में रोमी की जगह तो कब का दोस्ती से ऊपर उठकर बेइंतहा प्यार में बदल चुका था। रोमी ने जब मैक्स को चुप देखा तो वो उसके कॉलर पकड़कर झिंझोड़ते हुए पूछा, बोलो मैक्स, अगर मेरे अलावा कोई और होता, तो क्या तुम उसके भी उतने करीब जाते? बोलो।
रोमी के झिंझोड़ने से मैक्स अपने ख्यालों से बाहर आया और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ रोमी से बोला, तुम्हें क्या लगता है? मैक्स के चेहरे के भाव देखकर रोमी को अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपने इमोशन नहीं आने दिए और मैक्स को एक जोर का पंच मुट्ठी जड़ दिया। रोमी गुस्से से बोला, ऑल राइट, तुम्हें सिर्फ किसी भी कीमत पर हमारा दोस्ती चाहिए ना? ऑल राइट देन। रोमी की बात सुनकर मैक्स खुद को संभालते हुए रोमी को देखा और बोला, हाँ, चाहे तू मुझे तेरे करीब आने के लिए कितना भी पंच क्यों ना मारे, मैं बस हमारा पहला वाला दोस्ती चाहता हूँ। रोमी को मैक्स की बात सुनकर उसको फिर से पंच करने का मन करने लगा। वो मन ही मन मैक्स को बेवकूफ, गधा और भी ना जाने क्या क्या बोलते हुए उसको डांटे जा रहा था। रोमी मन में बोला, इस बेवकूफ को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने इसे इसलिए पंच किया क्योंकि कल रात हम दोनों के बीच वो सब हुआ। इस गधे को मेरा दोस्ती चाहिए ना, रुक तुझे दिखाता हूँ रोमी का दोस्ती। इतना सोचकर उसने अपने भाव बदले और एक दोस्ताना लहजे में मैक्स से बोला, ठीक है, जैसा कि तू चाहता है, दिया तुझे हम दोनों का दोस्ती जिंदगी भर के लिए। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तू तेरे इस दोस्त को हर सिचुएशन में अपने साथ पाएगा। अब खुश? ये बोलते हुए रोमी ने दोस्त वाली शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। मैक्स को पता नहीं क्यों रोमी की बात करने का ये लहजा कुछ खास पसंद नहीं आया। वो बोला, तू इतना फॉर्मल क्यों साउंड कर रहा है? तेरे हाव भाव और बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोमी बोला, क्या बकवास कर रहा है? मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे हम पहले बात करते थे। क्यों भूल गया? रोमी की बात सुनकर मैक्स को याद आया जब रोमी और मैक्स नए नए बेस्ट फ्रेंड बने थे, तब रोमी उससे बिल्कुल ऐसे ही बात करता था, जो मैक्स को उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब रोमी का वही पहला वाला बिहेवियर मैक्स को इस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रोमी आगे बढ़ा और मैक्स को एक दोस्त वाला हक करते हुए बोला, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, आज से हम दोनों बेस्ट बडीज हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम चाहो तो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, जो काम मेरे आने से पहले कर रहे थे। इतना बोलकर उसने मैक्स को देखकर आई ब्लिंक विंकिंग फेस कर दिया। उसके बाद रोमी वहां से मैक्स को कुछ बोलने का मौका दिए बिना निकल गया। रोमी ही जानता था उसने वो बात किस तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला था, लेकिन उसने सोच लिया था अगर मैक्स उसका दोस्ती चाहता है तो वो उसे बिल्कुल वही देगा, फिर चाहे ये करते हुए उसे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो। वो कभी अपने ट्रू फीलिंग्स को आज के बाद मैक्स को शो नहीं करेगा। मैक्स को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। रोमी का बिहेवियर उसे खटकने लगा था। पता नहीं क्यों रोमी का उसे ब्रो बुलाना मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैक्स को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने कुछ तो कीमती खो दिया है। पर क्या? जबकि रोमी ने उसे वो दे दिया था जो उसे चाहिए था, फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने कुछ कीमती खो दिया हो। रोमी के जाने के बाद वो लड़की फिर से वापस आ गई जो रोमी के आने से पहले मैक्स को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो बस बाहर खड़े होकर रोमी के जाने का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को देखकर मैक्स का पारा चढ़ गया। उसके दिमाग में रोमी का वो बात गूंजने लगा, अगर तुम चाहो तो तुम वो काम कंटिन्यू कर सकते हो जो मेरे आने से पहले कर रहे थे। रोमी की बात याद आते ही पता नहीं क्यों मैक्स को गुस्सा आने लगा। वो लंबे लंबे कदम के साथ उस लड़की के पास गया और उसकी हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से बाहर फेंक दिया। मैक्स का धक्का इतना जोर का था कि वो लड़की मैक्स के केबिन से काफी दूर जाकर मुंह के बल गिरी। गिरने की वजह से उसके आधे से भी ज्यादा दांत टूट गए थे, साथ ही उसकी नोज बोन भी फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से वो बहुत बदसूरत दिखने लगी। मैक्स ने भले ही उसे धक्का देते हुए ज्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन मैक्स शुभांश के पूरे बॉडीगार्ड्स ग्रुप का चीफ था। उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि वो एक साथ कई ब्लैक बेल्ट फाइटर्स पर भारी पड़ जाता था, और ये तो बस एक मामूली सी लड़की ही थी। अगर मैक्स उस लड़की पर अपना थोड़ा सा भी ताकत का इस्तेमाल करता तो वो लड़की अब तक मर चुकी होती। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद सारे एम्प्लॉइज घबरा गए। साथ ही उसकी ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद सारी लड़कियों ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लड़की की तरह मैक्स के करीब जाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगी। बैक टू प्रेजेंट टाइम। शुभांश के मेंशन में रोमी ये सब याद करते हुए सो गया।